बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली दफ़ा हमारा टॉपिक चल रहा था कंट्रोलर ऑफ द मनी मार्केट, जो सेंट्रल बैंक मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को जो अप्लाई करता है, तो उसमें क्वांटिटेटिव पार्ट हम कर चुके हैं, मिकदारी तरीके कर चुके हैं। आज उसका पार्ट 2 हम करेंगे और इसके अलावा हम इंटरेस्ट और उसके मीनिंग और उसकी टाइप्स आज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं वो डायरेक्टली मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करते जिस तरह क्वांटिटेटिव मेजर्स करते थे, बल्कि ये इनडायरेक्टली करते हैं, बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता तौर पर। ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाती हैं कि वो मनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका है मोरल परसुएशन या इखलाकी अपील। सेंट्रल बैंक जो है वो लोगों को मोरली कहता है कि इस वक्त मुल्क में मनी की क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है, तो इस तरह वो अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए लोगों से इखलाकी अपील बैंकों से करता है, दूसरे बैंकों से, कि प्लीज़ सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को फॉलो करें। तो इस तरह इसको हम इखलाकी अपील का तरीका या मोरल परसुएशन कहते हैं। फिर अगर बैंक जो है उसकी पॉलिसी को फॉलो ना करें तो उन्हें डायरेक्ट एक्शन या रास्त इक़दाम की धमकी देता है। अगर बैंक उसके साथ कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंक जो है वो कॉर्पोरेट ना कर रहे हों, सेंट्रल बैंक की मनी इंक्रीज करने की या डिक्रीज करने की पॉलिसी जो है उस पर अमल दरामद ना कर रहे हों, तो उनको थ्रेटन करता है कि मैं डायरेक्ट एक्शन ले लूँगा। और डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि वो फिर उनके बिल्स को रीडिस्काउंट करने के इनकार कर सकता है, या उनका नाम जो है वो शेड्यूल्ड बैंकों की फहरिस्त से निकाल सकता है। उनको थ्रेट करता है कि आपको जब कर्जे की ज़रूरत पड़ेगी मैं नहीं दूंगा, या मैं आपको शेड्यूल्ड बैंकों की लिस्ट से निकाल दूंगा। तो इस तरह फोर्सफुली जो है सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे अमल दरामद करता है। तो पहला हमारा तरीका था मोरल परसुएशन या अखलाकी अपील, फिर डायरेक्ट एक्शन, फिर आ जाते हैं पब्लिसिटी की तरफ, इश्तहारबाजी। पब्लिसिटी के ज़रिए भी सेंट्रल बैंक जो है वो मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। जैसे प्राइस बॉन्ड्स के लिए पब्लिसिटी की जाती है कि फलां, तो इस तरह लोग वो चीज़ जो है डॉक्यूमेंट परचेज कर लेते हैं और पैसा कलेक्ट होकर सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है। तो प्राइस बॉन्ड की पब्लिसिटी के थ्रू ही सेंट्रल बैंक ने जो है लोगों के मिलियंस रुपए जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं। तो इस तरह लोगों को लालच दिया जाता है बॉन्ड्स वगैरह का कि आपके इनाम निकलेंगे, तो इस तरह पैसा कलेक्ट होकर सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, हद मुख्तलिफ क्या होती है? बैंक जब लोगों को कर्ज देता है, हमने पहले भी पढ़ा था, उनसे कुछ ना कुछ गारंटी रखता है। अब सपोज एक किसी ने गारंटी के तौर पे 1 करोड़ का घर बैंक के पास रखा है, तो अब बैंक उसको बदले में 1 करोड़ रुपए का कर्जा जारी नहीं कर देगा, बल्कि हो सकता है 75 लाख का करे। तो इसका मतलब है जो 25 लाख का डिफरेंस है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। अगर ये बढ़ा दे तो इसको 65 लोन देगा और 35 जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कर सकता है। अगर कम कर दे तो हो सकता है जो है 20% जो है एज ए मार्जिन रिक्वायरमेंट रखे और 80% जो है 80 लाख का लोन दे दे। तो आपको पता चल गया हद मुख्ततिम या मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो ये भी बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज करने का तरीका अपनाता है। अगर मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन हो तो बैंक का पर्पज़ होता है कर्जा कम जारी करे, तो उसके लिए वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा तो हर गारंटी के बदले पहले से लोन कम जारी होगा। इसी तरह जब मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किया जाएगा डिफ्लेशन के दिनों में, तो ऐसे में कर्जा जो है वो ज़्यादा जारी होगा और डिफ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होगी। तो नेक्स्ट जो मेथड है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अब बैंक जो है वो कंज्यूमर पर्पस के लिए भी लोन देता है। लोग जो है वो बैंक के थ्रू अशिया खरीदते हैं और किस्तों की सूरत में अदायगी कर देते हैं। तो ये तरीका वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ लोग इंस्टॉलमेंट से पे या किस्तों में चीज़ें खरीद रहे होते हैं। कंज्यूमर गुड्स अमूमन खरीदी जाती जो अशिया सार्फिन होती है। तो ऐसे में जब बैंक उनको
कंज्यूमर्स को लोन जारी करता है। अगर कंट्रोल करना हो तो उनकी कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है उसको कम कर दिया जाता है, क़ुव्वत ख़रीद को कम कर दिया जाता है। मसलन ये किया जा सकता है कि जो एडवांस पेमेंट है वो बढ़ा दे या किस्तों की तादाद कम कर दे। तो उससे क्या होगा, जब किस्तों की तादाद कम करेगा तो लोगों को बड़ी रकम हर महीने अदा करनी होगी। या शुरू में अगर एडवांस पेमेंट जो है वो ज़्यादा ली जा रही है तो उससे भी एकदम पेमेंट करने की वजह से लोग कम कर्जा लेंगे। तो गोया ये तरीका भी अपनाया जाता है, कब? जब लोग इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें खरीद रहे होते हैं। इन्फ्लेशन के दिनों में इसको डिस्करेज किया जाता है। तो ऐसे में जो है वो इंस्टॉलमेंट्स जो हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हैवी कर दिया जाता है जो एडवांस पेमेंट होती है, और उसके बाद भी किस्तों की तादाद को कम कर दिया जाता है। जब किस्तों की तादाद कम होगी तो लोगों को हर किस्त ज़्यादा बड़ी देनी पड़ेगी, तो इस तरह कर्जा जो है वो कम लेंगे। इसी तरह डिप्रेशन के दिनों में सॉफ्ट पॉलिसीज बना दी जाती हैं। इनिशियल पेमेंट जो है उसको भी कम कर दिया जाता है, किस्तों की तादाद बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। ये शराइत जो हैं किस्तें आसान कर दी जाती हैं। तो इससे मनी की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती है। लोगों की किस्तों पे अदायगी की जो है वो उससे कंज्यूमर क्रेडिट की अमाउंट बढ़ जाती है। तो आज हमने जो पार्ट 2 किया मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें हमने क्वालिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई किए, और इनको मयारी या वस्फी तरीके कहा जाता है। इसमें सबसे पहले मोरल परसुएशन या अखलाकी अपील के जरिए बैंक कंट्रोल करता है, फिर डायरेक्ट एक्शन की धमकी देता है, पब्लिसिटी के जरिए कर्जों को कंट्रोल किया जाता है, या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट या रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तो ये तो थे वस्फी या मयारी तरीके क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करने के। ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का या सेंट्रल बैंक एज ए कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट का एतबारी ज़र को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो हमारे सारे के सारे ख़त्म हो गए। पिछले लेक्चर में हमने किए थे क्वांटिटेटिव या मिकदारी तरीके, इसमें हमने क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं वो सारे पढ़ लिए हैं। तो हमें पता चल गया कि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए सेंट्रल बैंक जो है वो ज़र की मिकदार को कैसे कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन के दिनों में मनी की क्वांटिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, जबकि डिफ्लेशन के दिनों में इसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है वो रिबा या सूद, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं यूजरी। तो कुरान पाक में यूजरी के लिए या इंटरेस्ट के लिए रिबा का वर्ड आया है। रिबा, जब जब कुरान में सूद का जिक्र आया है, रिबा का वर्ड, यूजरी के लिए रिबा का वर्ड। और रिबा का मतलब क्या है? एक्सेस, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना। ये अरबिक से अल रिबा निकला है और इसका मतलब है एक्सेस या इंक्रीज। इसके मानी ज़्यादती के हैं कि किसी को से ज़्यादा वसूल करना। अरब्स जो हैं वो रिबा का वर्ड एक्सेस अमाउंट जो इकोनॉमिक टर्म्स में ली जाती है, मुआशी लिहाज से लोग कर्ज देते हुए वसूल करते हैं। जो लेंडर है वो बोरर से, उधार देने वाला कर्ज खा जो है वो मकरूज से जो एडिशनल अमाउंट लेता था, ज़्यादा रकम वसूल करता था, उसको रिबा के नाम से मौसूम करते थे। इसमें जो इनिशियल उसको रकम दी होती थी उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। जितना कर्ज दिया होता है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट से जब ज़्यादा वसूल करता उसको रिबा या यूजरी का नाम दिया जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रिबा को मना फरमाया है। तो इस्लाम से पहले, कुरान पाक की नज़ूल से पहले जो रिबा अरब्स यूज़ करते थे उसमें एक फिक्स टाइम लोगों को दे दिया जाता था कि किसी ने उधार लिया कि इतने पेमेंट, या किसी से कोई चीज़ खरीदी है या उधार लिया है कि इतने अरसे बाद तुम पेमेंट करोगे। अगर वो पेमेंट उस वक्त ना कर सकता, वो कहता मुझे ज़्यादा अरसा दरकार है, तो वो मुद्दत भी बढ़ा देता और जो अमाउंट है उसको भी बढ़ा दिया जाता। तो यही अल रिबा, इंटरेस्ट या यूजरी था, जो एडिशनल अमाउंट ली जाती, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ली जाती। तो अगर वो फिर पेमेंट ना कर सकता, दोबारा ग्रेस पीरियड का कहता, दोबारा मुद्दत बढ़ाने का कहता, तो फिर इस रकम और जो सूद है दोनों को बढ़ा दिया जाता है। अब इस्लाम में अल्लाह ताला ने सूद को मना फरमाया है। तो जो रिबा की टाइप्स हैं, पहली टाइप रिबा अंसिया है, उधार यानी जब लोग रकम, ये नकद के लिए ज़्यादा यूज़ होता है कि जब कैश उधार लिया जाता था।
तो ये जाहिलियत के दिनों में इस्लाम से पहले ये टाइप यूज़ की जाती थी। जब कोई किसी को पैसे उधार देता या कोई चीज़ बेचता तो उस पे स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने लेता, जबकि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट वहीं की वहीं रहती। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए लिए हैं तो 1 लाख तो वाजिबुल अदा रहता, लेकिन हर साल उस पे हर महीने के हिसाब से कोई 2,000, 3,000, 5,000 जितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है वो वसूल करता रहे। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो ओरिजिनल रकम थी, वो वापस रहती, बकाया रहती, वो उस पर वाजिबुल अदा होती। तो ये जाहिलियत के दिनों में ये किया जाता कि लोगों को माल देते और हर महीने मुकर्रर सूद देते, जबकि उसकी असल रकम जो थी, रासुल माल जिसे कहा जाता है, वो वापस रहता। अगर कर्ज की अदायगी का वक्त आता, वो कहता कि कर्ज की अदायगी में अभी वक्त है, तो वो रकम और मुद्दत दोनों में इजाफा कर देता है। इसको रिबा अनसिया कहते हैं। फिर दूसरी टाइप जो है रिबा फजल, ये नकद ये अशिया से तबादला के वक्त किया जाता है ज़्यादातर, कि लोग चीज़ें उधार जब ली होती तो ये मेथड यूज़ किया जाता था। अगर तो वही चीज़ जब किसी ने कोई चीज़ उधार ली है, इसको वीट ली है या बारले लिया है, जौ या गंदुम लिया है, तो वो अदायगी के वक्त अगर वो दे देता तो उतनी ही रहती। अगर वो ना अदा कर सकता तो उसको चीज़ को बढ़ा दिया जाता। अगर कहता इफ सेम वाज रिटर्न नो इंटरेस्ट वाज चार्ज, व्हेन ही कुडंट रिटर्न, और वो पेमेंट ना कर सकता तो टाइम भी बढ़ा दिया जाता और चीज़ की जो अदायगी है वो भी बढ़ जाती। ये जब कोई टाइम बढ़ाता, फिर लेंडर और बोरर जो हैं वो दोनों में म्यूचुअल एग्रीमेंट से कहते कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता या मैं अभी चीज़ वापस नहीं कर सकता, तो उस चीज़ को बढ़ा दिया जाता। मसलन किसी ने अगर ऊँटनी 1 साल की ली थी तो वो 2 साल की वापस करनी पड़ेगी, या बारले जो है, बाजरा जो है, वो गल्ला कम लिया था, एक पैमाना लिया था, उसको ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। तो इसमें अशिया का अशिया से तबादला किया जाता है। जाहिलियत में ये तरीका राइज था, और अगर तो वो वक्त पे अदा कर देता तो कोई सूद ना वसूल किया जाता, लेकिन अगर जो बोरर है वो वक्त पे अदा ना कर सकता, जो मकरूज है वक्त पर अदा ना कर सकता, तो वो कर्जे की जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया जाता। तो ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी साहब ने यूजरी के मतलब सूद के मतलब अपना जो नज़रिया है वो उनकी तफसीर की किताब तफसीर कबीर में बयान किया। ये वहीं से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया कि वो उनके सूद के मतलब क्या ख्यालात हैं। तो इमाम रज़ी कहते हैं कि रिबा का मतलब ज़्यादती या एक्सेस क्या है। तो ये वो एडिशन है जो इस्लाम ने मना फरमाई है। जब दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो ज़्यादा वसूल करते हैं उसके बदले में, तो वो इस्लाम में मना किया जाता है। और ये हर किस्म की ज़्यादती या हर किस्म का ज़ायद लेना गलत नहीं है, बल्कि ये जो रिबा अनसिया टाइप पड़ी है यही है जो अल्लाह ताला ने मना फरमाई है। और इस्लाम में सूद को हराम किया जाता है। अरबों में जो माहदा रिबा अनसिया के नाम से होता था उसी को हराम करार दिया है। तो इस्लाम ने कुरान पाक में इसकी सख्ती से ममानत है। इवन ये कहा गया है कि जो लोग सूद वसूल करते हैं वो अल्लाह और उससे रसूल के लिए जंग के लिए तैयार हो जाएं। फिर सूद के बहुत ज़्यादा ममानत आई है, इसमें मैंने कुछ आयात का तर्जमा शो भी किया हुआ है, तो उसको आपने कोट करना है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।